शुरू है। चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इधर बीच कई दिन से क्लासेस नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब फिर से रेगुलर चलेगी क्लास। कक्षा 11 का देखिए, सब लोग जुड़ते जाइए भैया। कक्षा 11 का हम लोग जो पढ़े थे वो था चाल पढ़े, वेग के प्रकार पढ़े, त्वरण पढ़े और तात्कालिक त्वरण पढ़े, ये सब पढ़ चुके हैं और इसी पर सवाल चल रहा था। आइए एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण, कि गति का समीकरण क्या होता है ये बताएंगे और इनका निगमन भी आपको 3 तरीके से करवाएंगे, ठीक है। एक तो होता है अवकलन विधि से, एक होता है ग्राफी विधि से और एक जैसा नॉर्मली कक्षाओं में हम लोग भौतिक विज्ञान विधियों द्वारा करते हैं उस विधि से करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कोई मान लीजिए सवाल है कि कोई दूरी दिया गया है s इक्वल दिया गया है दूरी s इक्वल t³ प्लस या माइनस, आप चाहे प्लस लीजिए चाहे माइनस, अगर आप माइनस चाहते तो माइनस लीजिए, कुछ भी, -t²/2 -60 मीटर, -60 यहाँ लिख देंगे मीटर, क्योंकि दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर किस समय वस्तु का वेग 0 होगा, मीटर है। अब ये बताना है कि जो वस्तु है किस समय वस्तु का वेग 0 होगा, किस समय वस्तु का वेग 0 होगा ये कहा। फिर कहा उतने समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, उतने समय में यानी उतने ही समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगी और उसी समय में ही त्वरण क्या होगा। तय की गई दूरी कामा लगा दीजिए और उसी समय में त्वरण क्या होगा, और उसी समय में त्वरण क्या होगा। कोई वस्तु की दूरी दी गई है, क्वेश्चन है, कोई वस्तु की दूरी जो है वो दी गई है कि s बराबर t³ - t² -60 मीटर, किस समय वस्तु का वेग 0 हो जाएगा। फिर कहा गया कि उतने ही समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। फिर कहा गया कि और उसी समय में त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेग की, वेलोसिटी। वेग क्या होता है, वेग सदिश राशि होती है और वेग विस्थापन पर निर्भर करता है, क्योंकि किस एकांक समय द्वारा तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है, यही होता है। तो यहाँ हम पहले लिख लेंगे जो जो दिया है। s इक्वल दिया गया है t³ यहाँ सोल्यूशन है, ये t³ -t² -60 यही दिया गया है। अब हम जानते हैं कि v फाइनल वेलोसिटी v इक्वल ds/dt, क्यों, ds/dt ही होता है v इक्वल, t क्या है, समय है, s क्या है, विस्थापन है, विस्थापन बटे समय बराबर वेग। v इक्वल यहाँ से ही देख लीजिए कि डी डी टी ऑफ
एस की वैल्यू पुट करिए, t³ माइनस t² माइनस 60। अवकलन हमने आपको सूत्र बताया था कि यूज करना है। हम जानते हैं कि dx ऑफ x की पावर n इक्वल n इंटू x की पावर n माइनस 1। यही फार्मूला बताया था अवकलन का, तो इसी फार्मूले को यहाँ पुट करेंगे। और उससे बड़ी बात क्या कि हमको अचर जो पद है उसको बाहर करना है। तो यहाँ 3 बाहर करेंगे तो 3 नहीं बाहर होगा, 1/3 बाहर करके अलग अलग भी करते चलिए। dt ऑफ t³ माइनस है तो माइनस, 1/2 बाहर करिए, dt ऑफ t² माइनस 6 को बाहर करिए, dt ऑफ t हो गया इतना। v इक्वल, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 1/3 dx ऑफ x की पावर n, तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मीन्स 3 इंटू एक्स की। अब यहाँ x हटा के क्या लिख देंगे, t है ना, तो t लिखेंगे ना। फिर -1/2 स्क्वायर है तो वही n इंटू टी की पावर n माइनस 1 माइनस 6 dt ऑफ की वैल्यू 1 ही होती है, dt ऑफ t 1, या फार्मूला रखेंगे तो भी 1 ही आएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v इक्वल मिल क्या गया, t², 3 में से घटाइए 2, माइनस t माइनस 6, यही मिला ना, t² माइनस t माइनस 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे t, 6 का 6, इतना मिल गया। अब अंतिम वेग, जब वस्तु चलना शुरू किया, ध्यान समझिए, जब वस्तु चलना शुरू किया था तो मान लीजिए वस्तु यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पर रुक गई। यहाँ से इस जिस हाथ में मेरे मार्कर है यहाँ से चलना शुरू की वस्तु, और यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पर आके रुक गई। अब इसका अंतिम वेग जो है यहाँ से यहाँ तक का अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा ना। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो जब लिखेंगे कि चूँकि v इक्वल क्या होगा, 0, जब v इक्वल 0 लिखोगे तो इसी वैल्यू में पुट करेंगे, फार्मूला मिटा दे रहे हैं हम। तो जब v इक्वल 0 लिख दोगे, अंतिम वेग 0 है, तो क्या मिलेगा, t² माइनस t माइनस 6, t² माइनस t माइनस 6 लिख दिए, v की जगह पर 0 लिख दिया है हमने। अब वही गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। 6 का ऐसा खंड करो कि घटाने पर कितना आए, 1 आए। 6 का ऐसा खंड करो, यह क्या है माइनस, तो घटाने पर क्या आए, 1 आ जाए। तो करते हैं, 0 इक्वल क्या मिलेगा, ये t² 6, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा -3t प्लस 2t माइनस 6 हो जाएगा इतना। पेयर बना लो 2 2 का। 0 इक्वल, यहाँ t कॉमन है तो t माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन है t माइनस 3, तो 0 इक्वल क्या मिल गया, 1 मिला t माइनस 3, 1 मिला t प्लस 2। ये प्लस 2 वाला तो अमान्य होगा, क्योंकि t प्लस 2 इक्वल 0, तो t इक्वल -2, और समय ऋणात्मक नहीं होती, समय जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होगी। तब क्या हो जाएगा भाई, -2 अमान्य है, तो यहाँ लिखेंगे कि t माइनस 3 इफ़ t माइनस 3 इक्वल 0, देन t इक्वल क्या मिला, 3 सेकेंड। t की वैल्यू मिल गई हमको 3 सेकेंड। अब जब t की वैल्यू 3 सेकेंड हो गई, तब दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या होगी, इसी दूरी में t का मान रख दीजिए, इसी दूरी में t का मान रख देते हैं, पता कर लेते हैं दूरी क्या होगी।
कहा ना कि इस समय वस्तु का वेग शून्य होगा। तो इस समय वस्तु का वेग क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। मतलब 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। कहा भी है किस समय वस्तु का वेग शून्य होगा, किस समय, समय का मतलब t, तो 3 सेकंड बाद उस वस्तु का वेग शून्य हो जा रहा है। अब फिर कहा कि उतने ही समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पता करना है। कितने समय में, इतने ही समय में। तो चूँकि यस बराबर हम जानते हैं कि t³ / 3 - t² - 60 इस गिवन, दिया है ये। जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे हम, 3। तो यस इक्वल 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बटे 3, यहाँ 3 त्रिक 9 बटे 2 -6 × 3, ये 3 9 27, ये 4.5, ये 18 होगा। तो यस इक्वल 9 - 4.5 - 18, 18 में इस 4.5 को जोड़ दो, या 18 में इस 9 को घटा दो तो 9, क्यों 18 में से इस 9 को घटा दो तो -9, 18 में से इस 9 को घटा दो तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और ये माइनस में आ गया 4.5, तो आपका हो जाएगा -13.5 मीटर। तो जो दूरी मिली हमको, यस इक्वल -13.5 मीटर, दूरी मिल गई हमको -13.5 मीटर। अब कहा इसका क्या निकालिए, त्वरण। ये भी कहा ना, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गया और उसी समय में त्वरण क्या हो। अब उसी समय में त्वरण के लिए हम बताते हैं। आप t = -2 क्यों नहीं लिखे समय, अगर t = -2 लिखते तो यहाँ ये पॉजिटिव में आता, वो तो ठीक है, लेकिन समय ऋणात्मक नहीं होता बेटा। और दूरी में मैंने आपको बताया था कि दूरी धनात्मक ऋणात्मक होती है, लेकिन विस्थापन नहीं होती, बताया था हमने परिभाषा में। तो इसलिए दूरी हमारा -13.5 मीटर गया, समय 3 सेकंड मिला। अब हमको निकालना है त्वरण। त्वरण के लिए पता कर लेते हैं, मिटा दें इसको, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लिया करिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। हम मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए क्या कहा, त्वरण। तो हम जानते हैं कि त्वरण A बराबर होता है dv/dt, ddt ऑफ v। वेग परिवर्तन की दर या समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखते हैं, A इक्वल ddt ऑफ v, v की वैल्यू मिली है, ये तो आई है, t² - t - 6, यहाँ लिख दीजिए t² - t - 6। अब वही प्रोसीजर अलग अलग कर दीजिए, तो ddt ऑफ t² ddt ऑफ t माइनस ddt ऑफ 6। अब ddt ऑफ t² का हो जाएगा 2t, ये -1, ये तो 0 हो गया, 0 से कोई मतलब ही नहीं। ये बना ना ddx ऑफ x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर 2 - 1, तो 2 - 1 मीन्स क्या, 1। और ddt ऑफ t 1, ddt ऑफ 6 0, तो 2t - 1 हो गया। और चूँकि वी नो दैट टाइम मिला है हमको कितना, 3 सेकेंड, तो इसी में पुट कर दो। तो a इक्वल 2 × 3 - 1, तो 2 3 जा 6, 6 में से 1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण मिल गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t 3 सेकेंड, दूरी -13.5 मीटर। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं गति के समीकरण। मिटा दें। चलिए आगे देखिए। हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। क्या है गति का समीकरण, ये जान लेते हैं। हेडिंग डालेंगे गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। Equation of motion. There are 3 types of equation of motion. गति के निम्नलिखित 3 समीकरण हैं। कौन कौन से ये जानेंगे। गति के निम्नलिखित 3 समीकरण हैं। पहला हम लोग जानते हैं V = U + AT। दूसरा दूरी S = UT + ½ AT²। और तीसरा V² = U² + 2AS। यही 3 होता है। जहाँ U को हम क्या बोलते हैं, U होता है प्रारंभिक वेग, ये तो जानते होंगे आप लोग, जिसको बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। V को कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। T को हम जानते हैं टाइम होता है, मीन्स समय। S को जानते हैं क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस। और A जानते हैं हम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। UVTSA यही मिलेगा हमको। पहले समीकरण में हमको दूरी नहीं मिलती, दूसरे समीकरण में हमको अंतिम वेग नहीं मिलता, और तीसरे समीकरण में हमको क्या नहीं मिलता है, समय नहीं। तीसरे समीकरण में समय की चर्चा नहीं है, दूसरे समीकरण में अंतिम वेग की चर्चा नहीं है, पहले समीकरण में हमको दूरी की बात नहीं है। ये ध्यान रखना है और हम एक एक करके इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण हम सिद्ध करते हैं। गति के प्रथम समीकरण का निगमन। अब ये जो होता है ये 3 विधियों से करते हैं हम लोग। वो 3 विधियाँ क्या हैं, देखिए 3 विधियाँ क्या हैं। पहले तो जो हम लोग निगमन करते हैं भौतिक विज्ञान द्वारा वो। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा जो होता है वो कलन विधि द्वारा। कलन में आपका समाकलन अवकलन दोनों आ जाता है, कलन विधि द्वारा। और तीसरा जो हम करते हैं वो करते हैं ग्राफी विधि द्वारा। तीनों तरीके से हम आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले गति का प्रथम समीकरण डालेंगे। हेडिंग डालेंगे गति का प्रथम समीकरण। अब गति का प्रथम समीकरण निगमन करने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई पिंड या कोई वस्तु है, वो यहाँ से u वेग से चला, यहाँ से चलते चलते t समय पश्चात
वह v वेग पर पहुंच गया। कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से चलना शुरू किया और t समय या t सेकेंड पश्चात वह अंतिम वेग पर पहुंच गया, तब उसमें उत्पन्न त्वरण, चूँकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यही होता है। त्वरण को डिनोट करते हैं इसे वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब पहले अंतिम वेग फिर प्रारंभिक वेग, v माइनस यू, क्यों यही होता है। या हिंदी में लिख दें कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अभी हमने बताया आपको कि अंतिम वेग को v, प्रारंभिक वेग को u, समय को t कहते हैं। अब यहीं से ज़रा हम तिर्यक गुणा करा दें। तिर्यक जब गुणा कराएंगे तो v माइनस यू का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल a में t का करेंगे तो a t कर दिए। अगर हम इस u को बराबर के उस तरफ पक्षांतर करें तो माइनस है तो क्या बन गया प्लस, ये ऑलरेडी आपका प्लस में था ही, तो v बराबर u प्लस ए टी, यही आपका पहला समीकरण है। लिखने को लिख सकते हैं कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से चलना शुरू करती है, माना कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से चलना शुरू करती है और t समय पश्चात अंतिम वेग v पर पहुंच जाती है, तब उस वस्तु में लगा त्वरण, तब उस वस्तु में उत्पन्न या उस वस्तु में लगा त्वरण a बराबर या त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। या इतना लिखिए, लिखिए नहीं, इसे चित्र बना दीजिए कि कोई वस्तु जो है वो प्रारंभिक वेग से चलना शुरू किया, t समय पश्चात वो उसके अंतिम वेग v पर पहुंच गया, तब उस वस्तु में लगा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। लिखने की इतना आवश्यकता नहीं, ये इसे दिखा दीजिए कि कोई वस्तु है वो प्रारंभिक वेग u से चल रही है और t समय पश्चात वो अंतिम वेग v पर पहुंच जाती है, तब उस स्थिति में वस्तु पर लगा उत्पन्न त्वरण या त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। a बराबर वेग परिवर्तन मीन्स अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग को v, प्रारंभिक वेग को u, समय को t से प्रदर्शित करते हैं। तिर्यक गुणा कराएंगे, v माइनस यू का 1 में कराएंगे तो v माइनस यू और a का t में कराएंगे तो a t, v को बचाएंगे, u को पक्षांतर करेंगे तो माइनस था प्लस u प्लस a t। ये गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। समझ में आ गया है तो आगे चलें। गति का दूसरा समीकरण देख लेते हैं। गति का द्वितीय समीकरण, जुड़ रहे हैं भाई। कुछ दिन नई क्लास चलती है तो बच्चे नहीं जुड़ते हैं फिर। चल, गति का द्वितीय समीकरण। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का द्वितीय समीकरण में हमको मिलता है क्या, दूरी। क्यों दूरी मिलता है, चाल मिलता है, समय मिलता है, त्वरण मिलता है। चाल में वो भी प्रारंभिक यही मिलता है ना दूरी के सूत्र में। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या था, कोई पिंड जो है वो अपने प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू किया, ठीक। s मीटर दूरी तय करने के बाद वह t सेकेंड पश्चात v वेग अंतिम वेग पर रुक गया।
ये एस मीटर है, ये टी सेकेंड। कोई वस्तु है वो अपनी प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू की। माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू की और s मीटर चलने के पश्चात t सेकेंड बाद या t सेकेंड पश्चात वो अंतिम वेग v पर रुक गई, तब, या ऐसे लिख सकते हैं आप, मत लिखिए इसको, कि माना कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू की, t सेकेंड पश्चात या t समय पश्चात वो v वेग पर रुक गई, तब t समय में उसके द्वारा तय किया गया दूरी, यहाँ से यहाँ तक वो t समय अगर लगा रही है तो कुछ न कुछ तो दूरी तय कर रही थी ना, क्यों? कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू किया और t सेकेंड पश्चात उसके अंतिम वेग v पर पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब t समय पश्चात उस वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी, कुछ न कुछ तो दूरी तय किया है। तो तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी, तो किसको लेंगे? दूरी। हम जानते हैं कि कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। औसत चाल या दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो वही कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणे कुल लगा समय, या समय केवल लिख दो। अब कुल दूरी तय किया उसने कितना? यस। औसत चाल, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल को जोड़ के जितने चाल हो बटा दो कर दो, बटा वो कर दो नंबर। तो क्या चाल था? u से चलना शुरू किया, v पर रुका। औसत चाल है तो नीचे क्या लगा दिए? u और v मिलके 1 और 1 2 हुए तो 2 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए। औसत चाल बराबर u प्लस v अपॉन 2 इंटू समय क्या है? t। अब आप बताइए, दूरी वाले में तो यार v नहीं होता सूत्र में, तो v को हटाना है। तो हम जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी। होता है कि नहीं होता है? गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी। यही v का मान इसमें रख दो, इसलिए यस बराबर u प्लस v की जगह पर क्या लिखेंगे? v की जगह पर u प्लस ए टी पूरे का बटा 2, और ये आपका t पहले से था। इस v की जगह पर हम क्या लिख दिए? u प्लस ए टी लिख दिए। ब्रैकेट नहीं देना है तो मत दीजिए। u आपका था v की वैल्यू क्या है? u प्लस ए टी, तो जहाँ v था वहाँ u प्लस ए टी बटे 2 कर दिए। अब बताइए, u और u जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। u और u जुड़ गया तो 2u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। टी का अंदर गुणा करवा दीजिए तो हो जाएगा यस इक्वल 2u अपान 2, तो ये हो जाएगा 2ut, टी का अंदर गुणा कारण है, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। जरा इसको अलग अलग कर दो तो हो जाएगा s इक्वल 2ut अपान 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 ख़त्म हो गया। यस इक्वल मिला ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, चाहे ए टी स्क्वायर अपान 2 लिखिए, चाहे 1/2 ए टी स्क्वायर लिखिए, या हाफ ए टी स्क्वायर बोलिए, बात वही होती है। तो यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका दूसरे सूत्र का निगमन। सबसे पहले कि माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से चलना शुरू किया
टी समय पश्चात वो v वेग पर रुक गया, तो उस समय में तय किया गया कुल दूरी क्या है? तो कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। औसत चाल u और v जोड़ के बटे 2 करेंगे तो औसत चाल आ जाता है u प्लस v अपान 2 इंटू टी। अब हम जानते हैं कि v को हटाना है तो गति का प्रथम समीकरण लगाना है। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। जहाँ इसमें v है वहीं पर u प्लस ए टी रखना है, तो u प्लस v की जगह पर u प्लस ए टी अपान 2, टी बाहर था तो टी बाहर रहेगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो वही कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। यस बराबर u और u जोड़ दिए 2u प्लस ए टी था तो ए टी बटे 2, टी का अंदर अब गुणा करवा रहे हैं तो यस इक्वल 2ut प्लस ए टी का टी में गुणा करेंगे ए टी स्क्वायर अपान 2। अब अलग अलग कर देते हैं, यस इक्वल टू यू टी अपान 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। जब डिनोमिनेटर सेम है यानी हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो यही बात हुई है ऊपर। यस इक्वल बचा क्या यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, कुछ नहीं था। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। तो गति का तीसरा समीकरण चलाया जाए गति के तीसरे समीकरण से। या वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लिया करिए आप लोग, और समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। गति का तीसरा समीकरण, और समझ में आना ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात का मतलब ये नहीं है कि सोच लो कि नहीं, तब बड़ी अच्छी बात नहीं करना, हमको समझना ही नहीं है, नोट कर लो बस। ऐसा नहीं है बेटा, समझते चलो। गति का तृतीय समीकरण, तीसरा समीकरण देख लेते हैं। गति का तीसरा समीकरण हम जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। टाइम नहीं है इसमें, है टाइम नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है। पहले लिखो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण v इक्वल यू प्लस ए टी, यही होता है। अब v स्क्वायर होता है सूत्र में, तो इसलिए वो स्क्वायर बनाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये v स्क्वायर, ये u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ऐसा मत कर देना u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख के खाली हो जाओ। अरे भाई बायां पक्ष ये तो दायां पक्ष पूरा ये है तो पूरे का वर्ग ना। अब ये मिला v स्क्वायर इक्वल a प्लस, ये पूरा मान लो b है, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए क्या है u, b क्या है ए टी, प्लस बी स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ए टी था तो दोनों को ऊपर स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहे जो लिखिए, लिख दिए इतना। ये हो गया v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2u/a/t, एक साथ कर दिए, प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस, इसमें कॉमन हम ले लेते हैं 2a। क्या कॉमन लिए हैं? 2a। जब 2a कॉमन लोगे तो क्या मिला? ut बचा इसमें, ut। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, दी हुई संख्या से जो आपने कॉमन लिया उसमें भाग दे देना। जैसे 2u/a/t में 2a से भाग दोगे तो a t ही तो बचा, ut ही तो बचा, 2a कट गया। यहाँ a तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 को लिख दो नीचे, लो 2 आ गया नीचे। अब यहाँ पर a एक बार कट गया, एक बार बचा, और यहाँ टी स्क्वायर।
नहीं समझे? अरे भाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर में भाग देना है 2a से, ए स्क्वायर टी स्क्वायर में भाग देना है 2a से। तो आप ही बताओ, एक बार से ये कट गया तो मिला क्या? 1/2a टी स्क्वायर, यही तो मिला। अब 2u/a में 2a से भाग दो, 2u/a में 2a से भाग दोगे, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, बचा क्या? यह u और t ना, बचा कि नहीं बचा? अब चूंकि गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है? गति का द्वितीय समीकरण यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो जहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यस, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होता गति का द्वितीय समीकरण। तो जहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण हम पढ़े हैं यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जहाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वहाँ एस लिख दो। एस की वैल्यू ही तो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के ऊपर यही एस लिखना है क्योंकि यहाँ भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही है। तो वी स्क्वायर इक्वल मिल गया यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। 2a तो था, इसकी वैल्यू क्या मिली? इसकी वैल्यू, ये तो टोटल s है ना, देख लो ये और ये एक ही चीज़ है। तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण हुआ। ये 3 हम आप लोगों को प्रूव करा दिए। इसको फिर से समझ लो, बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। गति का प्रथम समीकरण लेना है v इक्वल यू प्लस ए टी, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, v का वर्ग v स्क्वायर, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर कर दिए। v स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है u, b क्या है ए टी, प्लस b स्क्वायर क्या है ए टी है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2u/a सब गुणा में ही था, प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर कुछ नहीं चेंज हुआ। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस इन दोनों में 2a कॉमन लिए। क्यों कॉमन लिए 2a? इसलिए कि यार कुछ ऐसा करो कि यहाँ s आ जाए, और s वाला फार्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 2a कॉमन ले लेंगे तो यू टी तो मिल जाएगा। और यहाँ भी देखते हैं तो 2 नीचे चला गया है, एक बार a कटा है, टी स्क्वायर पूरा बचा है, मिल गया, इसलिए 2a कॉमन लिया गया। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति के द्वितीय समीकरण से जानते हैं हम कि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a, जहाँ पर ये था वहीं पर क्या लिख दिए हम? एस। ये गति का 3 समीकरण हो गया। अब इन तीनों समीकरणों को कल हम आपको कलन विधि द्वारा और ग्राफिकल मेथड भी कल ही बताएंगे, दोनों प्रूव करा देंगे, उसके बाद तब इसमें न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। जहाँ तक है देखिए, राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है कि 15 अक्टूबर से स्कूल विद्यालय खोलने के लिए आगे क्या हम लोगों को सूचना मिलती है, जैसा होगा आप लोगों को पता चलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बेटा, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए।